नमस्कार। खेतीबाड़ी नवाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। भारत के ग्रामीण इलाकों में मधुमक्खी पालन का चलन बढ़ता जा रहा है। कभी पारंपरिक खेती के कारण घाटे में जा रहे किसान भी अब मधुमक्खी पालन के जरिए शहद उत्पादन से अच्छी आमदनी ले रहे हैं। मधुमक्खी पालन एक ऐसा कृषि व्यवसाय है जिसमें शहद या मोम के लिए मधुमक्खियां पाली जाती हैं। आजकल ये व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। बड़ी संख्या में किसान इस व्यवसाय से जुड़कर बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार भी किसानों को इस व्यवसाय को अपनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित करती रहती है। केंद्र सरकार भी मधुमक्खी पालन पर 80 से 85% तक सब्सिडी देती है। इसके अलावा अन्य राज्य सरकारें भी किसानों को इस व्यवसाय को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देती रहती हैं। शहद उत्पादन के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कीट वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रमणि साहू जी जुड़े हुए हैं। माफ़ी चाहता हूं। डॉक्टर चंद्रमणि साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ के इस खास खेतीबाड़ी नवाचार के कार्यक्रम में। दर्शकों को हम बता दें कि आज हम चर्चा करेंगे कि मधुमक्खी पालन किया कैसे जाता है, किस तरह की मधुमक्खियाँ होती हैं, क्या उनका भोजन है, किस तरह उनकी देखरेख की जाए और कितनी लागत आती है, कितना मुनाफा हो सकता है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा कि मधुमक्खी अगर पालन करना हो तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? बिल्कुल सर, बताना चाहूँगा कि आज के समय में लोग बेरोजगारी का दौर है और खेतीबाड़ी को एक व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा युवा। और मधुमक्खी पालन के बारे में जैसे बात करते हैं कि इसके लिए मधुमक्खी क्या है, एक कीड़ा है और कीड़े को परागण की आवश्यकता होती है, मधुरस की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए ऐसे जगह का चुनाव करना चाहिए जिसमें साल भर मधुरस, मतलब जैसे कि परागण है या उसका मधुरस है, साल भर उपलब्धता रहेगी, ऐसे जगहों पे मधुमक्खी पालन की संभावना बनती है। जी डॉक्टर साहब, ये भी समझना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कोई किसान मधुमक्खी पालन करना चाहता है तो उसको कितनी लागत से शुरुआत की जा सकती है और कैसे तैयारी करें उसकी? जैसा कि लागत की बात है तो मधुमक्खी पालन के लिए जैसे आप सबसे पहले तो डब्बा लेंगे, बॉक्स जिसमें मधुमक्खी को रखना है। तो मधुमक्खी बॉक्स की लागत 2 से 2,500 रुपये तक आती है। वैसे उसके कॉलोनी लेना है तो कॉलोनी भी 2000, लगभग 2000 के आसपास आती है। तो इस हिसाब से बॉक्स और मधुमक्खी कॉलोनी दोनों मिला के 4-4,500 रुपये में ये बॉक्स का सेटअप आता है। और ये तो बॉक्स की बात हो गई। और जैसे हनी निष्कासन के लिए यंत्र लेना है, जो मशीन आता है जिससे कि फ्रेम से शहद को अलग करते हैं, तो उसके लिए 15 से 20,000 तक उसमें खर्च आता है। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये समझना चाहूँगा, जैसे आपने कहा बॉक्स और मधुमक्खी की कॉलोनी, तो एक बॉक्स में किस तरह से ट्रे होती हैं, क्या होती हैं, किस तरह से उसको लगाते हैं, और किस तरह मधुमक्खी की कॉलोनी की बात करें तो किस तरह होती हैं वो? जैसा कि सर, इसमें एक मधुमक्खी बॉक्स होता है तो उसके अंदर का 9 से 10 फ्रेम होते हैं। और फ्रेम में उसमें बीच में तार ऐसे फंसा होता है जिसके ऊपर में एक प्लेट दिया जाता है, जिसमें वो लोग वैक्स से एक सेल बनाते हैं, छोटे छोटे सेल बनाते हैं और उसमें अपने बच्चे और हनी को रखते हैं। तो इस प्रकार से 9 से 10 फ्रेम का उपयोग करते हैं और उसी में वो लोग हनी और ब्रूड चैम्बर दोनों रखते हैं। जी। तो कितनी तरह की मधुमक्खियाँ एक चैम्बर में होती हैं? जैसा कि एक प्रजाति के लिए एक ही बॉक्स होता है सर, और एक बॉक्स में एक कॉलोनी रहती है। तो उसमें से एक रानी रहेगी और 50 से 100 की संख्या में नर रहते हैं और ज़्यादातर जो 20 से 30,000 की संख्या में श्रमिक रहते हैं। मधुमक्खी पालन करने के लिए जैसे कहते हैं कि फूलों से जो है मधुमक्खियाँ उसके पराग का उपयोग करके शहद बनाती हैं। तो कई जगह हम किसान अक्सर पूछते हैं कि भाई हम फलदार पेड़ लगाएं तो होगा या केवल फूल लगाने होंगे? तो कहाँ किसी भी जगह पर अगर हमको मधुमक्खी पालन करना है तो क्या केवल फूल ही फूल चाहिए या फलदार पेड़ों के जो फूल हैं उनका भी उपयोग मधुमक्खियाँ करती हैं? हाँ बिल्कुल सर, बताना चाहूँगा। इसके लिए क्या है, इनको फ्लावर की आवश्यकता होती है और नेक्टर और पॉलन ही मेन रहता है जिसको ये खाना पसंद करती है या लेना पसंद करती है। तो इसमें आप फसल भी ले सकते हैं और फूल वाले फलदार वृक्ष भी ले सकते हैं। फलदार वृक्ष में जैसे आम की खेती कर सकते हैं, मुनगा खेती कर सकते हैं, सेब की खेती कर सकते हैं
इस प्रकार से जो फलदार वृक्ष है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक्टर और पोलन होता है, उन सारे चीज़ों की आप खेती करके मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। जी। प्रति हेक्टेयर की अगर हम बात करें कि जैसे हम मधुमक्खी का बॉक्स लेते हैं, अगर 10 बॉक्स लेकर हम अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए हिंटरलैंड या आसपास, जिसको कि कहें सरल भाषा में कहें तो मधुमक्खी के लिए चारागाह या पास्चर, हनी पास्चर जिसको कहते हैं, तो वो कितना बड़ा होना चाहिए? जैसे 1 हेक्टेयर में हम कितनी मधुमक्खियों के लिए बॉक्स लगा सकते हैं? सबसे पहले तो ऐसा है सर कि जब भी कोई बी कीपर या मधुमक्खी पालन कर रहा है तो उसको हमेशा माइग्रेट करते रहना है, जगह को हटाते रहना है। जिस जिस जगह में पॉलन और नेक्टर की उपलब्धता है उस जगह में उसको शिफ्ट करते हैं जी। तो जहाँ पे जैसे अभी जनवरी का महीना है और खेतों में सरसों लगा है, सरसों की खेती सभी जगह कर रहे हैं, तो ऐसे जगह में मधुमक्खी जैसे 1 एकड़ में भी जैसे बात करते हैं तो आप 15 से 20 बक्से भी लगा सकते हैं। तो आपको जब भी यदि मधुमक्खी पालन के लिए व्यवसाय स्टार्ट करना है तो आप कम से कम 40 से 50 डब्बों से स्टार्ट कीजिए, ताकि उसको 1 हेक्टेयर में अपन रख सकते हैं जी। डॉक्टर साहब ये भी समझना चाहेंगे कि मान लीजिए मधुमक्खी को, जैसा आपने कहा कि जहाँ पर फूलों की उपलब्धता हो, जहाँ शहद के लिए उनको पराग मिल जाए, नेक्टर मिल जाए, वैसी जगह पर उनको ले जाना है, तो जो बाहर का तापमान है, क्या मधुमक्खियाँ बाहर के तापमान के लिए अनुकूलित हैं या उनको इंडोर ही कहीं रखना पड़ेगा? नहीं, ये खुले में ही रखते हैं सर, और बॉक्स के अंदर रहता है। जैसा कि मैंने बताया कि मधुमक्खी बॉक्स का उपयोग करते हैं, तो ज़्यादा गर्मी के समय होता है तो ऐसे जगह पे हम छायादार जगह का उपयोग करते हैं, और ठंडी के समय धूप में भी ये आसानी से रह लेते हैं जी। तो इस प्रकार से टेम्परेचर का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन टेम्परेचर का मेन जो समस्या होती है वो गर्मी के दिनों में होती है, मई जून के महीने में, जब टेम्परेचर 40 से ऊपर एबव हो जाता है, तो ऐसे जगह में थोड़ा से केयर करके करना पड़ता है। बाकी इसका मैक्सिमम जो है 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहाँ आसानी से इसका पालन किया जा सकता है। तो सबसे अनुकूल समय की अगर बात करें डॉक्टर साहब, तो हमारे किसान भाई ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि सबसे अनुकूल मौसम कौन से हैं? किन महीनों में मधुमक्खी पालन या शहद उत्पादन के लिए सबसे अच्छा माना जा सकता है? किन महीनों? तो मधुमक्खी पालन के लिए जैसे खेती करना है तो किसान अक्टूबर नवंबर का महीने मतलब चुनाव करें, क्योंकि इस समय तिलहन दलहन का फसल लगा होता है खेतों में, तो पर्याप्त मात्रा में इनको नेक्टर और पोलन की पूर्ति होता है। तो आप अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक, मतलब फरवरी मार्च ही मान लीजिए, मार्च तक, ऐसे समय में मधुमक्खी पालन से ज़्यादा आय अर्जित किया जा सकता है जी। डॉक्टर साहब ये भी समझना चाहूँगा आपसे कि मधुमक्खियों की कितनी वैरायटी होती, कितनी किस्में होती हैं, और उनमें छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर देखें तो कौन सी किस्म सबसे उपयुक्त किस्म है? वैसे तो मधुमक्खी की मुख्य रूप से 4 किस्में हैं सर। जैसे उसमें पहला आता है अपना एपिस इंडिका है, जो छोटी यहीं की जो इंडियन मधुमक्खी है, और दूसरा जो है एपिस मेलिफेरा आता है, जिसका अपन व्यावसायिक स्तर में उत्पादन करते हैं। तो एपिस इंडिका और मेलिफेरा जो है, दोनों ही प्रजाति मधुमक्खी पालन के लिए बेहतर है, और हमारे इस लोकेशन में छत्तीसगढ़ की स्थिति में भी इनका सफलतापूर्वक पालन किया जा सकता है जी। डॉक्टर साहब जो और 2 प्रजातियां हैं, जैसे जिसको कहते हैं कि एपिस डोर्साला और एपिस फ्लोरिया जैसी जो प्रजातियां हैं, वो उनमें और इन जो मेलिफेरा और इंडिका है, इसमें क्या अंतर होता है? जैसे कि शहद उत्पादन पे होता है सर, पहला तो अंतर शहद उत्पादन के ऊपर आता है। दूसरा अंतर ये है कि अनुकूलताएं के ऊपर आता है। जैसे कि आप भांवर जैसे बोलते हैं, एपिस डोर्सेटा जो बड़ी मधुमक्खी है, उसको अपन पालन के लेवल में नहीं ला पाए हैं, अभी तक उसका पालन पोषण नहीं किया जाता है। तो ऐसे इसमें समस्या और सुविधा को देखते हुए और शहद उत्पादन को देखते हुए एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा को ही कॉलोनी के या मधुमक्खी पालन में उपयोग करते हैं जी। डॉक्टर साहब अगर हम उत्पादन की बात करें तो एक बॉक्स में मधुमक्खियाँ 1 साल में कितना शहद बना लेती हैं? जैसे अच्छा अनुकूल समय रहा सर, तो एक बॉक्स में मधुमक्खी जो है 1 माह में 4 से 5 किलोग्राम तक मधु तैयार कर सकती है जी। तो एक बॉक्स से आपको 4-5 किलो तक मिल सकता है, और साल भर की बात करें तो 30 से 32 किलोग्राम तक एक बॉक्स से आप आय अर्जित कर सकते हैं जी। तो आमदनी के लिहाज से अगर देखें डॉक्टर साहब, तो ये कितनी रकम आदमी कमा सकता है अगर मधुमक्खी पालन में 10 बक्से या 20 बक्से लगाता है, तो अमूमन उसको कितनी आमदनी हो सकती है?
जैसे 20 बक्से 1 एकड़ में लगा रहे हैं और जी। 2 महीना जैसे सरसों की फसल लगी हुई है, तो एक बक्से से आप 4 से 5 किलोग्राम तक ले सकते हैं 2 से 3 माह में, क्योंकि इस समय सबसे फेवरेबल कंडीशन रहता है, पॉलन नेक्टर भरपूर मिलता है। और 1 किलोग्राम को आप 200 से 250 रुपये में बेच रहे हैं, तो एक बक्सा से मोटे तौर पे कहूँगा 1000 कमा सकते हैं। तो 20 बक्सा होने से 20,000 अतिरिक्त आय आप फसल के अलावा इससे ले सकते हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहू कि हम फसल तो लेते ही हैं, साथ में अगर हम मधुमक्खी पालन जैसा कुटीर उद्योग करते हैं तो वो आपकी किसान भाइयों की आमदनी बढ़ाने में मददगार हो सकता है। और शहद बहुत ही न केवल एक स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ है, बल्कि बहुत सारे इसमें औषधीय गुण भी हैं। इसका चलन भी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए शहद की काफ़ी उपयोगिता है और आप शहद की खेती करके आसानी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और समझना चाहूँगा, जो इस तरह से शहद होता है, जो प्राकृतिक या जैविक शहद जिसको हम कह सकते हैं, क्या वो खराब भी होता है? वैसे शहद को अच्छे से प्रोसेसिंग करने से कभी ख़राब नहीं होता है सर, कई सालों तक रहता है। जी। तो उसके प्रोसेसिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जी। और जैसे आयुर्वेदिक शहद जैसे बता रहे हैं, तो ये सोर्स ऊपर डिपेंड करता है। जिस क्षेत्र में आप बक्सा रखें, उस क्षेत्र में यदि मान लो अजवाइन की फसल लगी हुई है, या फिर आप धनिया की फसल लगी हुई है, या करंज की है, नीम की है, तो जिस सोर्स से फ्लावर लाते हैं उसी चीज़ का गुण उसमें शहद में रहता है। जी। तो इस प्रकार से औषधि रूप में भी इसका बहुत अच्छा उपयोग है। और तो इसका जो आपने प्रोसेसिंग की बात की, तो शहद का की जो प्रोसेसिंग होती है छत्ते से, वो किस तरह से की जाती है? जैसे शहद को सबसे पहले निष्कासन करके निकालते हैं, तो उस समय उसमें ताज़ी शहद में शहद के जो शर्करा रहता है उसमें पानी की भी मात्रा रहती है। तो पानी की मात्रा को ही उसमें निकालते हैं। उसके बाद उसको पानी की मात्रा को ही निकालना एक प्रकार से प्रोसेसिंग है। उसके लिए जैसे अपन कच्चे शहद को लाते हैं और गर्म पानी, मतलब एक बर्तन लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, उसके ऊपर में शहद वाला बर्तन डालते हैं, तो पानी को गर्म करते हैं, उसके गर्मी से वो शहद भी मतलब गर्म होता है। और कुछ समय बाद उसको एक निश्चित टेम्परेचर में, जैसे 60 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद, पानी होने के बाद उसको ठंडा कर लेते हैं। तो क्या देखते हैं कि शहद में पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं रहती और इस हिसाब से वो पक जाता है, तो लंबे समय तक उसको स्टोर करके रख सकते हैं। जी। और डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि आसपास जिस तरह के फूल या जिस तरह की फसल होगी, उसके हिसाब से शहद जो है उसके औषधीय गुण भी तय होते हैं और उसका स्वाद भी तय होता है। तो बस्तर का जो शहद है वो काफ़ी चर्चित होता है और उसकी जो है मार्केटिंग भी करता है वन विभाग, उसकी जो लघु वनोपज के जरिए उसकी मार्केटिंग भी होती है। तो बस्तर के शहद में ऐसा क्या खास होता है जिसके चलते वो इतना चर्चित है? बस्तर के शहद में ऐसा है ना सर, कि उसमें बहुत सारी वैरायटी के फ्लावर मिलते हैं। तो जिस वैरायटी से शहद लाते हैं, तो उसके सारे गुण, उस पौधे के जो औषधि गुण है, उस शहद में समाहित हो जाता है। इस कारण दूसरे शहद की तुलना में, जैसे फसल लेते हैं उस जगह के शहद की तुलना में, बस्तर के शहद को बेहतर समझते हैं। जी। सब जो व्यावसायिक कंपनियां हैं, अगर हम उनका शहद इस्तेमाल में, किसी एक ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अगर किसी व्यावसायिक कंपनी का शहद लेते हैं हम, तो उसकी मिठास ज़्यादा होती है, जबकि प्राकृतिक या जैविक शहद अगर हम लेते हैं तो उसमें कई बार कड़वाहट से भी घुली होती है या उसका स्वाद अलग अलग होता है। तो ये जो मिठास है, क्या ये किसी चीज़ की मिलावट की वजह से होता है? नहीं, इनका क्या है, व्यावसायिक स्तर पे करते हैं तो एक निश्चित फसल की जगह में ये लोग खेती करते हैं, और हम लोग जैसे प्राकृतिक रूप से इसका लाते हैं, तो क्या है, अलग अलग वैरायटी के जगह का होता है। जी। तो व्यावसायिक स्तर का शहद एक लिमिटेड एरिया का होता है और निश्चित फसल का रहता है, तो इसलिए उनकी गुणवत्ता जो है एक ही प्रकार की होती है। लेकिन हम लोग जब बाहर से लाते हैं, जंगल एरिया से लाते हैं, तो ऐसे जगह में विभिन्न वैरायटी के फूलों से रस लेते हैं, तो उसका फ्लेवर भी उसमें जुड़ा होता है। जी। तो इस हिसाब से मिठास से ज़्यादा कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभी कई जगहों पे ऐसी शिकायतें आती है कि इसमें मिलावट किया गया है इस टाइप के, तो उसके लिए भी एक अलग टाइप के तरीके से टेस्ट कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर बहुत बेहतरीन शहद की मैं बात करूं कि अगर हम उसको एक्सपोर्ट क्वालिटी या अच्छी क्वालिटी का शहद तैयार करना चाहते हैं, तो किस चीज़ का उसका हिंटरलैंड या उसका जो पास्चर होता है, वो उसमें किस तरह के फूल होने चाहिए? फूल में ऐसा है सर कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई को कहना चाहूँगा, ऐसे फसलों का उपयोग करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय तक फ्लावर रहे। तो अपन
ज़्यादातर उपयोग करते हैं उसमें मधुमक्खी पालन के लिए तो तिलहन वाली फसल का उपयोग करते हैं। ये तो फसल की बात हुई। जैसे कि साधारण बात करेंगे, 100 दिन का कोई फसल है तो 50 दिन तो अपना वेजिटेटिव ग्रोथ में लगाता है, और बाकी दो जो एक आध महीने का रहता है 20 से 25 दिन, उसी में फ्लावर की अवधि रहता है। तो अपन को ऐसे फसल का चयन करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर रहे। तो इसके साथ साथ ये तो फसल की बात हो गई, और मेड़ों पे भी हम लोग जैसे बहुवर्ष कई बार, जैसे 2 बार 3 बार फूल लेते हैं, जैसे मुनगा है, ऐसे फसलों का उपयोग हम लोग इसके मधुमक्खी पालन के लिए करते हैं। जी, जैसे फलदार पेड़ हैं, मान लीजिए नींबू है, आंवला है, पपीता है, आम है, या बिही या जाम, अमरूद वगैरह है, क्या इनके अगर हम बागवानी करते हैं तो यहाँ इनके आधार पर भी हम शहद उत्पादन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इनके आधार पे अपन शहद उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन वही है मेन चीज़ इसका, ये इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है कि शिफ्टिंग आपको समय समय पे करना है। जैसे नींबू के समय में यानी फ्लावर आ रहा है तो वहाँ पे आप अक्सर शिफ्ट करेंगे, मोरिंगा के समय में फ्लावर आ रहा है तो वहाँ पे करेंगे। हो सकता है आपके गार्डन में उन लोग के लिए फ्लावर और नेक्टर की उपलब्धता नहीं है, तो ऐसे जगह पे उसको शिफ्ट करेंगे जहाँ पे उपलब्ध है। तो इस हिसाब से समय समय पर आपको ध्यान देते रहना है और माइग्रेट करते रहना है। जी बिल्कुल, चूँकि मधुमक्खियाँ जो हैं वो जो श्रमिक मधुमक्खियाँ जिनको कहते हैं, उनको कम से कम परिश्रम करना पड़े फूल तक पहुँचने के लिए, इसलिए आवश्यक है कि बक्सों की शिफ्टिंग हो। डॉक्टर साहब, आपसे एक चीज़ और भी समझना चाहूँगा कि मधुमक्खियों को क्या किसी तरह की बीमारी भी होती है? हाँ बिल्कुल सर, मधुमक्खियों को कई प्रकार की बीमारी लगती है, जैसे कि प्रोटोजोआ के माध्यम से, वायरस के माध्यम से, बैक्टीरिया के माध्यम से, फफूंद के माध्यम से। क्योंकि कीड़ों को ये सामान्य बीमारियां लगती है, उसी तरह मधुमक्खियों को भी बीमारियां लगती हैं। जी, तो ये जैसे मैंने कुछ बीमारियों की चर्चा सुनी, जिसे कहते हैं अमेरिकन फॉल ब्रूड या यूरोपियन फॉल ब्रूड या नोजेमा, ये किस तरह की बीमारियां होती हैं? ये क्या है, उसके ऊपरी परत पे फफूंद का जैसे जमा हो जाता है तो वाइट कलर के फफूंद का ग्रोथ हो जाता है, जिससे वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे वैसे श्वसन छिद्र वगैरह में है जिसमें कि माइट्स का अटैक हो जाता है, उससे भी ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो बीमारियाँ होती है वो मधुमक्खी को मतलब अटैक करती है, मारती है जी। तो इस टाइप के आक्रमण करती है। डॉक्टर साहब, कुछ कीड़े भी होते होंगे जो नुकसान पहुंचाते होंगे, ऐसे कीट कौन से हैं जो कि मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो वैसे शत्रु कीड़े में इसके जैसे दतैया है, वास्प बोलते हैं, उससे इसको नुकसान होता है। और बड़ी जैसे मधुमक्खी है तो छोटी मधुमक्खी उनका नुकसान कर देती है जी। और हमारे जो क्षेत्र में मैं ज़्यादातर देखता हूँ तो बी ईटर का अटैक होता है। बी ईटर एक हरे कलर की छोटी चिड़िया होती है, वो जो रन कर रहे हैं या पोलन के लिए निकले हैं मधुमक्खियाँ, उनको खाने का काम करती है। तो पकड़ पकड़ के उड़ते हुए ही उसको पकड़ के खा जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब शत्रु कीड़ा है उनके लिए, शत्रु पक्षी है। डॉक्टर साहब, मधुमक्खियों के शहद के साथ साथ जो है एक रॉयल जेली की चर्चा होती है कि मधुमक्खियों से हमें रॉयल जेली मिलती है। ये रॉयल जेली क्या होती है और इसका क्या उपयोग है? जैसे रॉयल जेली नाम से ही है कि शाही भोजन, तो शाही भोजन एक स्पेशल पर्सन को दिया जाता है। तो वैसे ही कॉलोनी में भी रानी के लिए रॉयल जेली का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे रानी की जैसे उत्पादकता कम हो गई, अंडे देने की क्षमता गिर गई, ऐसे समय में नया रानी तैयार करने के लिए जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है वो रॉयल जेली बनाती है और छोटे बच्चे को रॉयल जेली खिला के वो नया रानी तैयार करती है। तो इस प्रकार से पौष्टिक आहार है और सभी प्रकार के पोषक तत्व रहते हैं और श्रमिक मधुमक्खियाँ इसको तैयार करती है जी। डॉक्टर साहब, जो मोम होता है, जो प्राकृतिक मोम मधुमक्खियों के छत्ते से मिलता है, उसका भी उपयोग होता है। उसका किस तरह से उपयोग होता है, कैसे उसको तैयार करते हैं? अगर हमें उसको व्यावसायिक तौर पर उसका उपयोग करना है तो कैसे उसका उपयोग करेंगे? जैसे वैक्स का उपयोग तो कई तरीके से करते हैं, जैसे प्लास्टिक के तौर पे उसका मतलब प्रोसेस करके उसको बनाते हैं या संसाधनों में उपयोग करते हैं। आजकल जैसे हमारे यहाँ एक लिपस्टिक का प्रोजेक्ट है जिससे मधुमक्खी के वैक्स से लिपस्टिक बनाते हैं, वैसी चेहरा में लगाने का। तो जिस प्रकार से सौंदर्य प्रसाधन में विशेष तौर पे इसका उपयोग करते हैं। जी जी। और डॉक्टर साहब, हर किसान भाई ये जरूर जानना चाहता है कि अगर वो इस व्यवसाय को करना चाहता है तो क्या उसे किसी तरह का ऋण मिल सकता है या क्या सरकार से कोई सब्सिडी मिल सकती है? तो इस पर भी थोड़ी अगर जानकारी अगर दे सकें आप तो किसान भाइयों को बहुत मदद होगी। बिल्कुल सर, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जैसे खादी ग्राम उद्योग विभाग है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो हर साल ये मधुमक्खी पालन के लिए
बक्सा उपलब्ध करवाती है और सारे उसके यूनिट में जो जो सामान आते हैं उस सबको पूरी तरह अनुदान में देती है। वैसे ही NHM का जो प्रोजेक्ट है नेशनल हार्टिकल्चर मिशन, वो हार्टिकल्चर विभाग के माध्यम से आपको मधुमक्खी पालन के लिए उपलब्ध कराते हैं और स्वतंत्र रूप से भी अप्लाई करके आप प्रधानमंत्री का जो रोजगार सृजन जो साइट है उसके माध्यम से भी आप अप्लाई करके अनुदान का लाभ ले सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप इस चर्चा में शामिल हुए, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि किस तरह से मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आप अपने बाकी खेती बागवानी इसके साथ कर सकते हैं और अतिरिक्त आमदनी आप इसके ज़रिए हासिल कर सकते हैं। व्यावसायिक तरीके से मधुमक्खी पालन करके आप काफ़ी बड़ी रकम कमा सकते हैं, क्योंकि अच्छी प्रजाति की जो मधुमक्खियाँ हैं वो साल में आपको 50-60 किलो तक शायद दे सकती हैं, अगर स्थितियाँ अनुकूल हों, उनको नेक्टर मिलता रहे, मौसम अनुकूल हो, तो काफ़ी बड़ी रकम आपको उनसे मिल सकती है। मधुमक्खियों के बारे में कुछ रोचक जानकारियां हैं। ये कार्यक्रम ख़त्म करने से पहले मैं दर्शकों से ये भी ज़रूर बताना चाहूँगा, 1 चम्मच शहद जो आप बड़ी सहजता से जिसका उपयोग कर लेते हैं, उस 1 चम्मच शहद का उत्पादन करने में दर्जन भर मधुमक्खियाँ अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देती हैं। जो उनका जीवन चक्र है, अंडे से लार्वा और वहाँ से मधुमक्खी बनने तक का 30 से 60 दिन का जो उनका जीवन चक्र है, उस जीवन चक्र में करीब 12 मधुमक्खियाँ मिलकर 1 चम्मच शहद तैयार कर पाती हैं। तो आज की खेती बाड़ी नवाचार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।